हेलो दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ग्रो मोर एज हब पर। और आज अपन जो है वो इंडियन इकोनॉमिक्स का एक लेक्चर शूट करेंगे और उसमें एक अपना टॉपिक है इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग। ये जो है आपके यूपीएससी हो, एसएससी हो और या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जैसे आरपीएससी का भी, सीटी या फिर आरएसएन, ये आपका जो सबऑर्डिनेट बोर्ड है वो जो आयोजित करवाने जा रहा है। सीटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर एक एग्जाम है आपका जूनियर अकाउंटेंट का फिलहाल। उसके अलावा आपके जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, भले यूपीएससी हो, एसएससी हो, यूपीएससी का भले सीएससी हो आपका, या फिर एनडीए हो, या फिर यूपीएससी के द्वारा सीडीएस जो करवाया जाता है वो हो, या फिर कोई और दूसरे एग्जाम हो जैसे कि आरपीएससी के कोई आरएएस हो, एसआई हो, जितने भी एग्जाम जिनमें इंडियन इकोनॉमिक्स में ये सिलेबस मेंशन है इकोनॉमिक प्लानिंग के नाम से, आर्थिक नियोजन के नाम से, वो टॉपिक आज अपन कवर करेंगे। और इसमें अपन सबसे पहले जो है वो इंडियन इकोनॉमिक्स जो है इसके ये लेक्चर जो सीरीज है इसमें जो इकोनॉमिक प्लानिंग है इसको अपन तीन चीज इसमें बेसिकली देखते हैं। एक तो आपका अर्थ क्या है, आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। दूसरी चीज अपन इसमें देखेंगे कि इसके आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है। और जो तीसरी चीज है वो है कि आर्थिक नियोजन का महत्व क्या है या इंपोर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है। आपके जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस में इंडियन इकोनॉमिक्स जहां दे रखा है उसमें दूसरे नंबर का टॉपिक है इकोनॉमिक प्लानिंग। जो इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग की बात की जा रही है आर्थिक नियोजन की, उसमें तीन टॉपिक जो है उसमें लिखे हुए हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है और महत्व क्या है। इन सब के अलावा उसमें एक टॉपिक और लिखा हुआ है आपके 11th 5 ईयर प्लान, 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में उसमें लिखा हुआ है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि 11वीं क्योंकि 2013 का जो सिलेबस मेंशन है वो, और 2013 के सिलेबस में उस टाइम पे ये रिलेवेंट था 11वीं पंचवर्षीय योजना उसमें डालना। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो नया सिलेबस आएगा उसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना होगी नहीं, क्योंकि अभी इस टाइम पे पंचवर्षीय योजना जो है बंद हो चुकी हैं, तो उसका कोई रिलेवेंस बनता नहीं है। फिर भी अपन इसको इतना डेप्थ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो बाकी सभी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जो कुल 12 पंचवर्षीय योजना है, उनको अपन थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। तो इसको अपन ध्यान में ना रखें। तो इस लेक्चर में अपन जो पढ़ेंगे, इस लेक्चर में अपन एक पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग या आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है और महत्व क्या है। इन सब के अलावा अपन पढ़ेंगे कि भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास क्या है, यानी भारत का आर्थिक नियोजन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, और भारत में आर्थिक नियोजन के लिए कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो भारत में आर्थिक नियोजन का काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो बना रहे हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के मीनिंग से, आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन आर्थिक नियोजन का अर्थ है उससे। आर्थिक नियोजन का अर्थ या जिसे अपन कहते हैं मीनिंग है क्या। वैसे आर्थिक नियोजन जो है उससे पहले आप एक चीज ये देख लो कि प्लानिंग या नियोजन जो है क्या होता है। नियोजन या प्लानिंग क्या होती है। आपने कभी एक चीज ये देखी होगी कि आप टाइम टेबल बनाते हो किसी भी एग्जाम के लिए, तो वो आपकी एक प्लानिंग है कि मुझे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है और ये टारगेट अचीव करना है। वो क्या है, आपकी एक प्लानिंग है। तो बिल्कुल सेम वैसा ही है। इसके एक डेफिनेशंस के कुछ टर्म मैं आपको लिख के बता देता हूँ, उसके बाद में मैं समझा देता हूँ आपको। आर्थिक नियोजन की जो परिभाषा है वो है कि उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्कृष्ट उपयोग के द्वारा उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्कृष्ट उपयोग के द्वारा जो सुपरिभाषित लक्ष्य हैं आपके, डिफाइन जो गोल हैं, सुपरिभाषित लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक जो प्रक्रिया है, प्राप्त करने की एक प्रक्रिया जो है वो क्या है, आपकी आर्थिक नियोजन है। देखो मैं एक बहुत अच्छे से बेसिक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आप पढ़ते हो, अभी आपके पास में बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए बहुत सारी बुक्स हैं, नोट्स हैं, वीडियोस अवेलेबल हैं और पीडीएफ्स हैं। तो ये क्या है, आपके पास में संसाधन उपलब्ध हैं, ठीक है। अब इन संसाधनों का एक बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए, सबसे अच्छा उपयोग करने के लिए आप क्या करते हो
कि एक प्लानिंग तैयार करते हो कि भाई मुझे ऐसे ऐसे पढ़ना है, ताकि भाई इन नोट्स से फिर उसके बाद में PYQ लगाऊंगा, प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करूंगा, उसके बाद में कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूंगा, इनका बेस्ट यूज करने के लिए आप एक प्लानिंग बनाते हो। तो जो आपके पास में संसाधन उपलब्ध थे उनका आपने क्या किया, बेस्ट यूज करने के लिए किन चीज के लिए आप उनका बेस्ट यूज किस चीज के लिए करना चाहते हो। कोई आपका टारगेट होगा, कोई लक्ष्य होगा, कोई गोल होगा कि भाई आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है, कहीं पढ़ाना है, या फिर आपको बस अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए पढ़ना है। तो इन सब चीजों के लिए आपके जो कोई सुपरिभाषित यानी कोई डिफाइंड टारगेट है आपका, कि एक ऐसा लक्ष्य है जिसको परिभाषित किया जा सकता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि आपने क्या किया कि किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए या किसी कोई कॉम्पिटिटिव कहीं पढ़ाने के लिए सुपरिभाषित जो लक्ष्य था आपका एक, उसके लिए आपने क्या किया कि आपके पास में जो संसाधन उपलब्ध थे, भाई जो नोट्स थे, जो बुक्स थी, उनको उनके बेस्ट यूज करने के लिए आपने क्या प्लानिंग तैयार की। भाई मुझे पहले पढ़ना है, फिर PYQ सोल्व करना है, फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, ताकि मैं अपना टारगेट अचीव करूं। और इन सब को करने की एक जो प्रक्रिया है वही आर्थिक नियोजन है। तो आर्थिक नियोजन की क्या परिभाषा हुई कि आपके पास में जो संसाधन उपलब्ध हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, आपके पास में जो रिसोर्स अवेलेबल हैं, उनका बेस्ट यूज करके और डिफाइंड गोल को अचीव करने की प्रोसेस जो है वो क्या है, आपके आर्थिक नियोजन है। तो आर्थिक नियोजन जो है उसमें तीन चीजें, एक पहले अगर आप बात करोगे प्लानिंग फॉर्मेशन की योजना निर्माण के तीन मुख्य तत्व क्या हैं, आर्थिक नियोजन के तीन मुख्य तत्व क्या हैं, अगर ये आ जाए तो सबसे पहली बात है कि आर्थिक नियोजन क्या है, एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया है यानी एक प्रोसेस है। मतलब ये प्रोसेस ऐसे है कि भाई अपन एक चीज ये देखते हैं, भाई अपन ने प्लानिंग की कि अपन ये पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन आगे इस तरीके से जो है वो टेस्ट सीरीज के थ्रू या फिर कोई एग्जाम कोई मॉड्यूल पेपर लगा करके और ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। तो इस प्रोसेस में अपन क्या करते हैं कि एक कंटिन्यूटी के साथ में चलते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं एंड हो गई, अपन रुक नहीं रहे, ये प्रोसेस कहीं एंड नहीं होती या रुकती नहीं है, एक लगातार चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है आर्थिक नियोजन। दूसरी जो चीज है आर्थिक नियोजन में, एक तो प्रक्रिया हो गई, दूसरी चीज हो गई कि आपके पास में कोई लक्ष्य जो है वो सुपरिभाषित होना चाहिए। आपका जो टारगेट है वो क्या होना चाहिए, सुपरिभाषित यानी डिफाइंड होना चाहिए। भाई आप पढ़ रहे हो लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि मेरे को पढ़ के और इस जो मैं इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहा हूँ तो किस चीज के लिए पढ़ रहा हूँ, आपका कोई टारगेट ही नहीं है। तो जब तक आपका लक्ष्य सुपरिभाषित डिफाइन नहीं होगा कंप्लीटली, तब तक इकोनॉमिक प्लानिंग का कोई मतलब है नहीं। तो इसका दूसरा मुख्य तत्व है कि जो लक्ष्य है वो सुपरिभाषित होना चाहिए। और तीसरा जो मुख्य तत्व है कि आपके पास में जो संसाधन उपलब्ध हैं, उन संसाधनों का जो उपयोग है वो सर्वोत्कृष्ट उपयोग होना चाहिए। उपयोग कैसा हो, सबसे बेस्ट यूज हो, यानी बेस्ट सर्वोत्कृष्ट उपयोग हो, सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके। तो ये आर्थिक नियोजन के तीन मुख्य तत्व हैं। और आर्थिक नियोजन के ये एक अर्थ अपन ने देख लिया कि उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्कृष्ट उपयोग के द्वारा सुपरिभाषित लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया क्या है, आर्थिक नियोजन है। मैंने आपको बता दिया कि भाई आप के पास में जो संसाधन है, जैसे कि किताबें हैं, जो नोट्स हैं, PDF है, उनके थ्रू आपने क्या किया कि आपको उनका बेस्ट यूज करके भाई आप पहले पढ़ोगे उनको, उसके बाद में PYQ सोल्व करोगे, उसके बाद में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, उनका एक बेस्ट यूटिलाइजेशन के थ्रू। और कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करके और स्टेबिलिटी लानी है लाइफ में। तो इन सब के लिए एक ये होने वाली जो प्रक्रिया है वो आर्थिक नियोजन है, इकोनॉमिक प्लानिंग है। इकोनॉमी के टर्म में अपनी बात करें तो ये एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया है और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे अपन जो बात करेंगे वो करेंगे कि आर्थिक नियोजन जो है उसका स्तर कितने होते हैं, ये इकोनॉमिक प्लानिंग के लेवल कितने होते हैं। तो दूसरी जो चीज है कि आर्थिक नियोजन के स्तर या लेवल कितने होते हैं। तो आर्थिक नियोजन जो है वो दो स्तर पे होता है। एक होता है आपके प्रादेशिक आर्थिक नियोजन और एक होता है आपके राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन। देखो, प्रादेशिक आर्थिक नियोजन क्या होता है कि जैसे भारत सरकार जो है वो उत्तरी पूर्वी राज्य जैसे कि असम हो गया, मणिपुर हो गया और जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, उनके विकास के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए अगर कोई योजनाएं बनाती है भारत सरकार, तो उसको अपन बोलते हैं प्रादेशिक नियोजन। कि एक पर्टिकुलर एक प्रदेश के लिए जो है वो प्लानिंग की जा रही है, तो उसको तो अपन बोलते हैं प्रादेशिक नियोजन। और पूरे भारत सरकार पूरे भारत के आर्थिक विकास के लिए
संपूर्ण भारत के आर्थिक विकास के लिए अगर कोई योजनाएं बना ली उसको अपन बोलते हैं राष्ट्रीय नियोजन। तो नेशनल लेवल पे और रीजनल लेवल पे दो प्रकार के नियोजन होते हैं, दो प्रकार की प्लानिंग होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रादेशिक नियोजन की, तो प्रादेशिक नियोजन की जो शुरुआत हुई वो यूएसए से मानी जाती है, अमेरिका से। आपको पता होगा कि जैसे एक बार ऐसे रफली मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूं कि ये आपका जैसे अमेरिका का एक रफली नक्शा बनाया है मैंने, एक मैप है कि ये अमेरिका का नक्शा है। मान लो यहाँ पे ऊपर ये कनाडा हो गया, ये आपका यूएसए हो गया और ये आपका मैक्सिको हो गया। उसके बाद में यहाँ पे ये जो लटके हुए जो लैटिन अमेरिकी देश हैं, ये हैं आपके लैटिन अमेरिका देश। इन लैटिन अमेरिकी देशों के लिए अमेरिका सरकार ने सबसे पहले जो है वो प्रादेशिक नियोजन की शुरुआत की थी। तो यहाँ से प्रादेशिक नियोजन की शुरुआत कहाँ से होती है? अमेरिका से होती है। और राष्ट्रीय नियोजन जो है, राष्ट्रीय नियोजन की शुरुआत होती है आपके यूएसएसआर से, रशिया से। 1928 में वहां के एक डिक्टेटर थे, आपने बहुत बड़े तानाशाह का नाम सुना होगा, जोसेफ स्टालिन। और स्टालिन के टाइम पे रशिया में जो रशिया आज का नाम है रशिया, उस टाइम पे सोवियत संघ कहा जाता था। सोवियत संघ जो था उसमें आपके राष्ट्रीय नियोजन की शुरुआत मानी जाती है। तो अपन ने दो चीजें पढ़ ली कि इकोनॉमिक प्लानिंग का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, और दूसरी चीज अपन ने पढ़ी कि इकोनॉमिक प्लानिंग का जो है वो लेवल कितने होते हैं, दो स्तर पे, प्रादेशिक स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे जो है वो आर्थिक नियोजन किया जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि आर्थिक नियोजन के जो है प्रकार कितने होते हैं, तो कितने प्रकार से आर्थिक नियोजन किया जा सकता है। तो तीसरी जो चीज है वो है कि आर्थिक नियोजन के प्रकार कितने हैं या टाइप्स कितने हैं। आर्थिक नियोजन के दो प्रकार का आर्थिक नियोजन होता है। एक होता है आपका आदेशात्मक आर्थिक नियोजन और एक होता है निर्देशात्मक आर्थिक नियोजन। आदेशात्मक आर्थिक नियोजन वो होता है जिसमें आदेश दिया जाता है, और निर्देशात्मक आर्थिक नियोजन वो होता है जिसमें निर्देश दिए जाते हैं। अब इसको एक समझने की ऐसे कोशिश करना कि आदेशात्मक आर्थिक नियोजन जो है वो आपके साम्यवादी सरकारों में चलता है, जहां साम्यवादी अर्थव्यवस्थाएं काम करती हैं, वह आपका आदेशात्मक नियोजन काम करता है। जबकि निर्देशात्मक आर्थिक नियोजन जो है वो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में काम करता है। देखो साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कहीं से पहले, इतना तो आपको पता होगा कि साम्यवादी अर्थव्यवस्थाएं और मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं क्या होती हैं। साम्यवादी अर्थव्यवस्थाएं वे अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जिसमें पूंजी या जो संसाधन है उनके ऊपर पूरा का पूरा स्वामित्व है जो है वो राज्य का होता है। यानी पूरे के पूरे जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उनको पूरा का पूरा कंट्रोल है वो स्टेट करके रखता है। जिससे क्या होता है कि अगर किसी भी संसाधन का उपयोग करना है तो उसके प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कुछ भी नहीं है, सरकार जो है वो पूरा नियंत्रण रखती है। तो यह तो हो गया आपका साम्यवादी आर्थिक जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें पूरा का पूरा बाजार के तहत में काम करता है, कि बाजार में जिस हिसाब से मांग है, जिस हिसाब से आपूर्ति है, डिमांड और सप्लाई के बेस पे पूरा मार्केट चलता है, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें साम्यवादी और पूंजीवादी दोनों के लक्षण हो। तो जहां साम्यवादी अर्थव्यवस्था होती है, जहां संसाधनों और पूंजी के ऊपर जो स्वामित्व होता है, जो नियंत्रण होता है वो सरकार का होता है, वो आदेशात्मक नियोजन काम करता है। वहां सरकार जो है या राज्य जो है वो आदेश देता है कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, ये प्लानिंग का तरीका है। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जिसमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर के काम करते हैं, उसमें निर्देशात्मक की सरकार प्राइवेट सेक्टर को निर्देश देता है, डायरेक्शन देता है कि भाई आपको ऐसे काम करना चाहिए। तो ये होते हैं दो प्रकार का प्लानिंग हो गई, आपका आदेशात्मक आर्थिक नियोजन और निर्देशात्मक आर्थिक नियोजन। तो इन सब के बाद में अपन जो अपना जो मेन टॉपिक था वो था, एक अपन ने टॉपिक कर लिया कि मीनिंग क्या है, आर्थिक नियोजन का मीनिंग क्या है। दूसरा अपन ने लेवल पढ़ ली कितने स्तर पे किया जाता है, और तीसरा अपन ने टाइप पढ़ ली कितने प्रकार से आर्थिक नियोजन किया जाता है। जो तीसरी चीज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कि आर्थिक नियोजन जो है भारत में आर्थिक नियोजन। अब स्पेशल अपन बात करेंगे कि भारत में आर्थिक नियोजन की बात करेंगे, भारत में आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। तो जब भारत में आर्थिक प्लानिंग की अपन बात कर रहे हैं तो इसमें तीन टॉपिक अपन पढ़ेंगे कि भारत में आर्थिक नियोजन जो है उसका इतिहास क्या रहा है या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद में दूसरी जो चीज अपन पढ़ेंगे कि भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या है, कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो किन उद्देश्यों के साथ में की गई भारत में, भारत के सामने क्या क्या ऐसे ऑब्जेक्टिव थे जिनको ध्यान में रखते हुए भारत ने इकोनॉमिक प्लानिंग की। और तीसरी जो चीज है कि भारत में आर्थिक नियोजन का महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस क्या है। और जो चौथी चीज अपन पढ़ेंगे कि भारत में आर्थिक नियोजन के लिए एक संस्थागत ढांचा क्या है।
संस्थागत ढांचा या इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, ये अपन चीजें अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि आर्थिक नियोजन का इतिहास क्या है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं आर्थिक नियोजन का। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है भारत में, तो भारत में जो है दो प्रकार से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अपन पढ़ेंगे, तो दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो प्री इंडिपेंडेंस और एक पोस्ट इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता से पहले भारत में आर्थिक नियोजन का क्या इतिहास रहा है और स्वतंत्रता के बाद क्या रहा है। स्वतंत्रता के बाद तो बेसिकली संस्थागत ढांचा जो है वो पढ़ लेंगे, और स्वतंत्रता से पूर्व जो है वो अलग पढ़ लेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्वतंत्रता से पूर्व भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास क्या रहा है। तो सबसे पहले भारत में आर्थिक नियोजन के लिए 1934 में एक योजना आई, विश्वेश्वरैया योजना। विश्वेश्वरैया योजना कब आई? 1934 में, ध्यान रखना। तो मैसूर, मैसूर जो आज के टाइम पे अपन जिसको कर्नाटका के नाम से जानते हैं, तो मैसूर जो है, मैसूर के एक दीवान हुआ करते थे, मैसूर के दीवान हुआ करते थे एम विश्वेश्वरैया। एम और इन्होंने 1934 में 1934 में इनकी एक बुक आई थी। 1934 में एम विश्वेश्वरैया की बुक आई थी, द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ये जो बुक है इसके स्टार मार्क कर लेना, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कई एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया किसकी बुक है, तो एम विश्वेश्वरैया की बुक है। तो जो मैसूर के दीवान हुआ करते थे एम विश्वेश्वरैया, उन्होंने सबसे पहले 1934 में अपनी एक बुक निकाली, द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। और उसमें उन्होंने बताया कि भारत में अगर आर्थिक विकास करना है, भारत का अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो अपनी कोई योजनाएं जो है वो किस हिसाब से बनानी चाहिए, अपनी जो प्लानिंग क्या होनी चाहिए, अपना एक प्लान क्या होना चाहिए जिसके तहत में भारत जो है वो रैपिडली इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकता है, बहुत तीव्र गति से जो है वो आर्थिक विकास कर सकता है। तो एक तरीके से ये जो है भारत के आर्थिक नियोजन का पहला जो है रूपरेखा तैयार की गई थी। इसमें ये कह सकते हैं अपन कि भारत के आर्थिक नियोजन की, भारत में आर्थिक नियोजन का जो पहला प्रारूप है, यह जो पहली रूपरेखा है वो है एम विश्वेश्वरैया योजना। तो भारत में आर्थिक, अगर एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भारत में आर्थिक नियोजन की प्रथम रूपरेखा किसे माना जाता है, तो एम विश्वेश्वरैया योजना को माना जाता है। किसने तैयार किया? एम विश्वेश्वरैया ने तैयार की थी 1934 में। उनकी किताब थी द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले अपन ने बात की विश्वेश्वरैया योजना की। उसके बाद में जो दूसरा टॉपिक है वो जो दूसरा पॉइंट है वो है कि 1934 में ही आपके फिक्की प्रपोजल आया। 1934 में 1934 में ही क्या आया? फिक्की प्रस्ताव। फिक्की बेसिकली है क्या? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये आपके फिक्की का पूरा नाम है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फिक्की जो है, वैसे बेसिकली इसकी स्थापना जो है फिक्की की वो 1937 में हुई थी। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। 1927 में फिक्की की स्थापना हुई थी। और किसने की थी? तो झुंझुनू के अपने एक सेठ हुआ करते थे, घनश्याम दास बिरला। तो बिरला जी ने जो इसकी शुरुआत की थी, आपने एक नाम सुना होगा कि राजस्थान में जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में एक पिलानी जगह पड़ती है, और बिट्स पिलानी के नाम से बहुत फेमस है वो जगह, कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से। तो वो बिट्स पिलानी की स्थापना करने वाले भी घनश्याम दास बिरला ही थे। और उन्होंने ही 1927 में फिक्की की स्थापना की थी कि भारत में जो वित्तीय व्यवसायी थे उनके लिए ये एक फिक्की जो है वो एक संगठन जो स्थापित किया गया था, एक फेडरेशन स्थापित किया गया था। तो फिक्की जो था उसने एक प्रपोजल, एक प्रस्ताव दिया, और उसने प्रस्ताव क्या दिया? फिक्की का ये प्रस्ताव था
कि राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। फिक्की का प्रस्ताव था कि राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना की जानी चाहिए, जिसे अपन नेशनल प्लानिंग कमीशन कहते हैं। यहाँ ध्यान रखना, नेशनल प्लानिंग कमीशन, मैं आगे बात करूंगा कमेटी की, तो आप कंफ्यूज मत होना, यह कमीशन की बात है। तो राष्ट्रीय योजना आयोग, तो अपन अभी तक दो चीजें पढ़ी, पहला एम विश्वेश्वरैया योजना और दूसरी अपन ने पढ़ी फिक्की प्रपोजल 1934 का। जो तीसरी चीज अपन पढ़ेंगे वो है कांग्रेस का प्लान। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कांग्रेस प्लान। नेक्स्ट पॉइंट हो गया अपना कांग्रेस प्लान। कब आया? 1938 में। देखो अब सबसे पहले विश्वेश्वरैया योजना आ गई 1934 में, उसके बाद में 1934 में फिक्की प्रपोजल हो गया, फिर उसके 4 साल बाद में 1938 में आर्थिक नियोजन को लेकर के जो अगला जो प्लानिंग आई वो है कांग्रेस प्लान या कांग्रेस प्लान के नाम से। आप सबको पता होगा वैसे इंडियन इकोनॉमी या मॉडर्न हिस्ट्री में, इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1938 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। 1938 में कांग्रेस का जो है वो नागपुर में अधिवेशन हुआ, और उस नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के जो नागपुर अधिवेशन के जो अध्यक्षता कर रहे थे वो सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस। और इस अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया कि भाई राष्ट्रीय नियोजन के लिए, कोई पूरे राष्ट्र के लिए आर्थिक वृद्धि के लिए नीतियां बनाने के लिए, नियोजन के लिए एक समिति होनी चाहिए, जो समिति सिफारिश दे कि भाई भारत के आर्थिक वृद्धि के लिए इस प्रकार से नीतियां बनाई जानी चाहिए, इस प्रकार से एक प्लान तैयार किया जाना चाहिए। तो 1938 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जब सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, उन्होंने 1938 में ही एक एनपीसी का गठन किया, नेशनल प्लानिंग कमेटी, जिसे अपन राष्ट्रीय नियोजन समिति के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय नियोजन समिति। अभी आपको मैंने जस्ट फिक्की प्रपोजल में बताया था कि फिक्की प्रस्ताव जो था 1934 का, उसमें उन्होंने ये सुझाव दिया था कि एक एनपीसी होना चाहिए, नेशनल प्लानिंग कमीशन, राष्ट्रीय योजना आयोग होना चाहिए। लेकिन इसमें एनपीसी का मतलब है राष्ट्रीय नियोजन समिति होनी चाहिए। इस एनपीसी के अध्यक्ष बनाए गए, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? पंडित नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। जब ये समिति बनाई गई 1938 में कांग्रेस प्लान के तहत में, और इसका अध्यक्ष बना दिया गया पंडित नेहरू को, उसके बाद में बैक टू बैक 4 और कमेटीज जो है गठित की गई, 4 और समितियां बनाई गई। उन 4 समिति वो 1941 में 1941 में 2 समितियां गठित की गई। एक विभाग जो है योजना और कार्यकारी विभाग है, जो वो बनाया गया 1944 में, और 1946 में सलाहकारी योजना बोर्ड बनाया गया। इन सब का काम भी था कि भाई आप भी राष्ट्रीय नियोजन में सहायता लेने के लिए, राष्ट्रीय नियोजन में जो है वो नीतियां तैयार करने के लिए और प्लानिंग के लिए कुछ सुझाव दीजिए अपने। तो 1941 में देखो, 1940 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ उसके बाद में मतलब जो विकासशील और ज़्यादातर कई विकसित देश ऐसे थे जिनका एक आर्थिक जो ढांचा था, जो आर्थिक संस्थागत ढांचा था, वो बिल्कुल ढह गया था। तो उसके पुनर्निर्माण के लिए, उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक कमेटी गठित की गई। युद्ध के बाद में रिकंस्ट्रक्शन के लिए, पुनर्निर्माण के लिए एक समिति गठित की गई, और उस समिति को ये कहा गया कि भाई युद्ध के तहत में हमें जो भी आर्थिक नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई के लिए, या जो हमारा आर्थिक संस्थागत ढांचा जो ढह गया है उसको वापस से तैयार करने के लिए आप जो है कुछ सुझाव दीजिए कि हम किस तरीके से प्लान तैयार करें कि हमारे युद्ध के बाद में जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो पाए। तो उसको 1941 में एक जो कमेटी बनी उसका नाम था युद्धोत्तर, युद्ध के बाद पुनर्निर्माण समिति। फिर इस समिति के बाद में ही जस्ट अगली समिति बनाई गई 1941 में ही, अर्थशास्त्रियों की परामर्शदात्री समिति। अर्थशास्त्रियों की परामर्शदात्री समिति। इस समिति
का मुख्य कार्य ये था, जो प्रमुख इकोनॉमिस्ट थे, मतलब देश के जो नामी गिरामी जो अर्थशास्त्री थे देश विदेश के, उन अर्थशास्त्रियों की एक समिति बनाएगी। उसे ये कहा गया कि राष्ट्रीय नियोजन में जो किस हिसाब से हम राष्ट्रीय नियोजन को तैयार करें या नीतियां किस हिसाब से तैयार करें, उसके लिए आप परामर्श दीजिए। तो उस चीज़ के लिए अर्थशास्त्रियों की एक परामर्शदात्री समिति बनाई गई 1941 में। तो इन दो समितियों के बाद में योजना और विकास विभाग बनाया गया 1944 में। इन दो समितियों के बाद में 1944 में जब समितियां गठित हो गई, समितियों ने जब सुझाव दे दिए, तो एक ऐसा पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट तो होना चाहिए जो इस योजनाओं का क्रियान्वयन कर पाए या फिर डेवलपमेंट के कार्य कर पाए। भाई आपने किसी कमेटी बना करके उससे रिकमेंडेशन तो ले ली, लेकिन वो जो सिफारिश है उसका क्या आचार थोड़ी डालोगे। जब उसका उन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक विभाग होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है भाई। कई क्या होते हैं कि जैसे पहले कोई भी सरकार जो होती है, अभी हाल ही में अपन देखते हैं, वो उस टाइम का परिप्रेक्ष्य अलग था। अभी हाल ही में अपन क्या देखते हैं, कोई भी सरकार जो होती है वो सरकार पहले समिति गठित करती है और समिति से सुझाव लेती है। उसके बाद में कोई एक, जैसे अब भारत राजस्थान में जो है योजनाओं के लिए आयोजना विभाग जो है वो सबसे सुप्रीम है। तो आयोजना विभाग जो है वो उन योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए मुख्य कार्य करता है। तो ऐसे ही है कि इन जब ये सारी समितियां, जैसे राष्ट्रीय नियोजन समिति हो गई, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण समिति हो गई आपकी, और फिर आपकी अर्थशास्त्रियों की जो परामर्शदात्री समिति, इन सभी समितियों के परामर्श को लागू करने के लिए, इनकी सिफारिशों को लागू करने के लिए 1944 में जो है वो योजना और विकास विभाग जो है बनाया गया। कौन सा विभाग? योजना और विकास विभाग। और ये जो योजना और विकास विभाग था, इसके कार्यकारी सदस्य बनाए गए। अब उस टाइम पे जब अंग्रेजों का राज था तो इसके ज़्यादातर मेंबर जो है वो अंग्रेज ही थे, लेकिन इसमें एक मेंबर अपने जो कार्यकारी मेंबर, एग्जीक्यूटिव जो मेंबर बनाए गए, कार्यकारी सदस्य, इसके कार्यकारी सदस्य बनाया गया भारत के एक बहुत बड़े नामी गिरामी जो पूंजीपति थे, आर्देशिर दलाल। आर्देशिर दलाल, आर्देशिर दलाल को जो है वो योजना और विकास विभाग में कार्यकारी सदस्य नियुक्त किया गया। उसके बाद में इसके 2 साल बाद में 1946 में सलाहकारी योजना बोर्ड बनाया गया। सलाहकारी योजना बोर्ड की पहले समिति आई, 3 समितियां, राष्ट्रीय आयोजना समिति, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण समिति और अर्थशास्त्रियों की परामर्शदात्री समिति। जब इन समितियों ने अपनी सिफारिश दी, इस सिफारिश को लागू करने के लिए एक विभाग बना। उस विभाग ने उन समितियों को, उन योजनाओं को, उनके जो जितनी भी सिफारिशें थी उनको लागू किया। उसके लागू होने के बाद में 2 साल बाद में एक सलाहकारी योजना बोर्ड बना। इस बोर्ड का ये काम था कि योजनाओं से संबंधित, भाई योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में क्या क्या खामियां रह गई, उसके लिए आप जो है वो एडवाइस करोगे, आप सलाह दोगे। तो यहाँ आप इसमें कुछ जो है वो आपका मतलब आप कमतर थे, आपको यहाँ बेहतर करना है। तो इसकी सलाह देने के लिए एक एडवाइजरी जो है प्लानिंग बोर्ड बना आपके 1946 में। तो अभी तक अपन ने कांग्रेस प्लान तो पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट है वो है आपका बॉम्बे प्लान। तो 1946 तक वो कमेटी बन गई थी, सॉरी 1941 तक कमेटी बन गई थी। 1944 में विभाग बन गया, 1946 में योजना सलाहकारी योजना बोर्ड बन गया। बॉम्बे प्लान जो है वो 1944-45 में आया था, 45 में 1944-45 में बॉम्बे प्लान आया। बॉम्बे प्लान 1944-45 में। अब ये बॉम्बे प्लान लेकर के कौन आए थे? देखो उस टाइम पे भारत में जो नामी ग्रामी 8 पूंजीपति थे, भारत के जो सबसे बड़े पूंजीपति हुआ करते थे उस टाइम पे, 8 पूंजीपति, उन्होंने बैठ करके और भारत के लिए एक प्लान तैयार किया था, भारत के आर्थिक वृद्धि के लिए, आर्थिक विकास के लिए, भाई इकोनॉमिक जो ग्रोथ कैसे हो भारत की, उसके लिए एक प्लान तैयार किया था भारत के 8 पूंजीपतियों ने। और वो बॉम्बे में बैठ करके वो प्लान तैयार किया गया था, इसलिए उसको अपन बॉम्बे प्लान के नाम से भी जानते हैं। वैसे वो जो इसका एक्चुअल नाम था वो था भारत के आर्थिक विकास की योजना, द प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया। तो इसका एक्चुअल नाम क्या था? वास्तविक नाम था भारत के आर्थिक विकास की योजना।
लेकिन इसमें बॉम्बे में बैठ के तैयार किया गया, इसको बॉम्बे प्लान नाम दिया गया। इसमें जो 8 पूंजीपति थे जिन्होंने ये तैयार किया, उनके नाम अक्सर किसी एग्जाम में इतने पूछे नहीं गए, लेकिन फिर भी अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि अपने फैक्चुअल टाइप एग्जाम होता है, जितने अभी मान लो कुछ जूनियर अकाउंटेंट का जो एग्जाम होगा उसमें सबऑर्डिनेट वो कुछ भी पूछ सकता है, आपका फैक्चुअल डाटा पूछता है वो, मतलब वो किसी भी हद तक जा सकते हैं फैक्चुअल डाटा के मामले में। तो अपन यहाँ पे कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। 8 पूंजीपति जो है उनका एक बार नाम देख लेते हैं। एक तो अपने थे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। दूसरे थे आपके JRD टाटा, तीसरे थे GD बिरला, चौथे थे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, JRD टाटा, GD बिरला, AG श्रॉफ, पांचवे थे लाला श्रीराम, छठवें थे कस्तूरभाई लाल भाई, सातवें नंबर पे थे आपके जॉन मथाई, और आठवें नंबर पे जो अभी आप अपन नाम देखा था योजना और विकास विभाग के कार्यकारी सदस्य आरदेशर दलाल। ये 8 वो भारत के पूंजीपति थे जिन्होंने बॉम्बे में बैठ करके भारत के आर्थिक विकास के लिए योजना तैयार की थी, जिसे अपन बॉम्बे प्लान के नाम से अब भारत के आर्थिक विकास की योजना के नाम से जानते हैं। तो ये 4 नंबर पे अपने बॉम्बे प्लान पढ़ा। उसके बाद 1945 में ही एक जन योजना तैयार की गई, जन योजना, ये तैयार की गई 1945 में। इसको तैयार करने वाले थे M.N. रॉय। M.N. रॉय के बारे में अक्सर आपको पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। M.N. रॉय भारत में साम्यवाद के जनक माने जाते हैं। साम्यवाद, पूंजीवाद, मिश्रित अवधारणाएं, अर्थव्यवस्थाएं जो हैं आपको पता होंगी कि क्या होती है। देखो मैं एक बार ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ यहाँ पे कि क्या है। वैसे जो इकोनॉमी जब स्टार्ट करते हैं तब ये अर्थव्यवस्थाओं के जो प्रकार हैं अपने को वहाँ पढ़ने को मिलते हैं। साम्यवाद क्या होता है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें स्वामित्व या जो पूंजी या जो संसाधन होते हैं उनके ऊपर जो स्वामित्व होता है, जो ओनरशिप होती है वो सरकार की होती है। यानी पूरा का पूरा जो कंट्रोल होता है वो सरकार का होता है। पूरी भाई जितने भी इंडस्ट्री हो गई, जितने भी सेक्टर हैं भाई इकोनॉमिक ग्रोथ के, जहाँ से आय हो रही है, आय के जितने भी स्रोत हैं उनको पूरे के पूरे को गवर्न कौन कर रही है? सरकार कर रही है। तो ये तो है साम्यवादी व्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो होती है जहाँ पूरा का पूरा सिस्टम जो है बाजार के द्वारा गवर्न किया जाता है। यानी बाजार जो है वो एक तरीके से जो संसाधन है या जो पूंजी है उनके ऊपर बाजार का नियंत्रण है, या बाजार का, या ये कह सकते हो आप पूंजीवादियों का नियंत्रण है, जो बड़े पूंजीपति वर्ग है उनका नियंत्रण है। और मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं वे होती हैं जिसमें सरकार और वो जो पूंजीपति हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो दोनों मिलकर के काम करते हैं। ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में जो देखो भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद में भारत में जो भी आर्थिक नियोजन हुआ, भारत में आज़ादी के बाद में जो तुरंत आर्थिक नियोजन हुआ, वो इकोनॉमिक जो प्लानिंग है वो एक तरीके से साम्यवाद पर आधारित थी। मतलब उस टाइम पे एक लाजमी भी था कि वो चीज़, एक तो रशिया से अपन ने आर्थिक नियोजन लिया था USSR से, तो उस टाइम पे रशिया में वो इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो थोड़ी सी ठीक तरीके से चल रही थी, और ये आर्थिक नियोजन पंचवर्षीय योजनाएं जो है सफल रूप से क्रियान्वित हो रही थी। तो अपन ने वहाँ से ये आर्थिक नियोजन का जो कंसेप्ट है उठाया। उसके बाद में अपन ने ये देखा कि भाई जो शुरू में जितने भी जो लोग हैं, जो भारत जो आज़ाद हुआ है अभी अभी स्वतंत्रता से, जो गुलामी की बेड़ी से भारत के जो लोग आज़ाद हुए हैं, उनको जो संसाधन है उन संसाधनों के ऊपर सभी लोगों का बराबर स्वामित्व होना चाहिए। भाई कुछ ऐसे वर्ग थे जो पूंजीपति वर्ग, या ऐसे मान लो कि जमींदार वर्ग, जो बहुत बड़े लैंड के ऊपर मतलब बहुत सारी लैंड एक को छोटा सा वर्ग जो है वो कैप्चर करके बैठा था। जबकि एक ऐसा तबका भी था जो केवल वहाँ मजदूरी किए जाने मतलब करने जाता था जो उनकी भूमियों पर, और वो बाकी वो मजदूरी थे उनके, वो भूमिहीन श्रमिक थे। तो सरकार ने उस टाइम पे ये आपके जो भूमि सुधार कानून और कई लेकर के आई सरकार, तो जमींदारी उन्मूलन कानून वगैरह लेकर के आई। तो ये था कि ये साम्यवादी था एक प्रकार से, कि सरकार सब कुछ नियंत्रित कर रही है, जो है वो पूंजीपतियों के हाथ में नहीं छोड़ रही है। तो ये जब भारत का जो शुरुआती जो आर्थिक नियोजन था, जो साम्यवाद पर आधारित था, वो बेसिकली इस जन योजना से प्रभावित था, या उसका जो आधार था वो जन योजना थी M.N. रॉय की। ठीक है, तो अगर ये पूछ लिया जाए
कि भारत में शुरुआती आर्थिक नियोजन का आधार कौन सी योजना थी, तो जन योजना थी। एग्जाम में अगर ये आता है तो 5वीं जन योजना। उसके बाद में 6वें नंबर पे आती है आपकी सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना 1950 में तैयार की गई थी और इसको तैयार करने वाले थे जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। वैसे आपने जेपी का नाम बहुत बार सुना होगा। जो जयप्रकाश जी थे, ये भारत में समाजवाद के बहुत बड़े नेता हुए हैं आपके। और इन्होंने तो सरकार का जैसे उस टाइम पे कांग्रेस सरकार थी तो उसके विरोध में बहुत उग्र आंदोलन जो है वो खड़ा किया था। और जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी, जो भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी, उन्होंने जब इमरजेंसी लगाई, आपातकाल लगाया, उस टाइम पे बहुत बड़े नेता हुआ करते थे जेपी। तो अपन ने अभी तक जो है भारत में आर्थिक नियोजन जो था उसके एक जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, उसका जो इतिहास था वो अपन ने जान लिया। ये सबसे पहले विश्वस्तरीय योजना है, उसके बाद में आपके दूसरे नंबर पे फिक्की प्रपोजल आया 1934 में ही, तीसरा 1938 में आपके कांग्रेस प्लान आया, चौथा 1944 में बॉम्बे प्लान आया, पांचवा जन योजना आई और छठवा 1950 में सर्वोदय योजना आई। इन सब के बाद में अपन बात करते हैं आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या है भारत में। भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग जो हुई है उसमें जो बेस जो है या फिर जो किन चीज़ों को ध्यान में रख करके और इकोनॉमिक प्लानिंग की गई है। भाई आप अगर टाइम टेबल तैयार करते हो तो आपका एक उद्देश्य होता है ना कि हाँ मुझे ये चीज़ मेरे को अचीव करनी है, आपका एक लक्ष्य होता है भाई इस चीज़ को अचीव करने के लिए ये मेरे को इस हिसाब से प्लान तैयार करना है। तो भारत में भी जब आर्थिक नियोजन हुआ तो उसका कोई उद्देश्य तो होगा। तो भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य पढ़ेंगे। तो भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो आप एक चीज थोड़ा सा इतना कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जब प्लानिंग करते हैं अपन, तो प्लानिंग करते हैं कि अपने इम्प्रूवमेंट के लिए थोड़ा अपन जब यहाँ पे हैं उससे थोड़ा बेटर होने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए, ठीक है भाई, वृद्धि के लिए ही तो योजनाएं तैयार कर रहे हैं। आप कोई योजना बनाते हो, आपको प्लानिंग तैयार कर रहे हो, वो किस लिए कर रहे हो कि आपकी जो आज की स्थिति है उसमें वृद्धि होकर के आप कुछ और बेहतर बन पाओ उसके लिए। तो वैसे सिंपल जैसे प्लानिंग होती है उसमें आर्थिक अगर जोड़ दोगे तो आर्थिक नियोजन होता है आर्थिक वृद्धि के लिए। तो इसका प्रमुख उद्देश्य तो हो गया, पहला उद्देश्य हो गया आर्थिक वृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ। अब अपन ने जो मुख्य उद्देश्य था आर्थिक नियोजन का वो देख लिया, लेकिन आर्थिक वृद्धि ऐसे ही थोड़ी ना हो जाएगी। आर्थिक वृद्धि को करने के लिए भी एक सिस्टमैटिक तरीका तो होना चाहिए। तो आपके अनुसार सबसे पहले क्या होगा आर्थिक वृद्धि के लिए, तो आर्थिक वृद्धि के लिए सबसे पहले होगा कि आप रोजगार दो लोगों को, आर्थिक वृद्धि तभी तो होगी। तो आर्थिक नियोजन का दूसरा उद्देश्य है रोजगार सृजन करना। दूसरा उद्देश्य क्या हो गया, रोजगार सृजन करना। अब जब रोजगार सृजन कर दिया उसके बाद में जब रोजगार सृजन करोगे तो लोगों के जो है वो आय होगी, और जो गरीब लोग हैं जिनको आय होगी तो वो गरीबी उन्मूलन होगा। जब आय होगी उनके पास में इनकम होगी, जब पैसा आएगा तो गरीबी रेखा से ऊपर आ पाएंगे और अपना जो उनकी जो जीवन शैली है, उनका जो जीवन जीने का तरीका है वो थोड़ा सा बेहतर हो पाएगा। तो जो दूसरी चीज हो गई रोजगार सृजन के बाद में गरीबी उन्मूलन। तीसरी चीज क्या हो गई, गरीबी उन्मूलन। भाई आर्थिक वृद्धि कैसे होगी, रोजगार सृजन करोगे जब गरीबी उन्मूलन होगा। और जब देखो आप अगर कोई गरीब आदमी होता है ना, वो क्या करता है कि जब आप उसको रोजगार दोगे तो सबसे पहले तो वो गरीबी रेखा से ऊपर आएगा। इसके तहत आपने क्या किया, गरीबी उन्मूलन कर दिया। उसके बाद में वो व्यक्ति क्या करेगा कि आत्मनिर्भर बनेगा, ठीक है, अपनी ज़रूरतें जो है अपने से पूरी करने का काम करेगा और वो थोड़ा सा और आत्मनिर्भरता की ओर जो है अग्रसर होगा। और इससे जो कोई व्यक्ति बहुत सारे व्यक्तियों से मिलकर के देश बनता है, कोई एक व्यक्ति देश नहीं होता है। तो ऐसे मान लो कि जब बहुत सारे व्यक्ति मिलकर के जब गरीबी उन्मूलन होगा, जब आर्थिक वृद्धि होगी, रोजगार सृजन होगा, तो देश जो है वो आत्मनिर्भरता की ओर जाएगा, ठीक है। और अपने तो मोदी जी का नारा है आत्मनिर्भर बनो, तो आत्मनिर्भरता की ओर जब जाएगा देश तो अपनी जो डिपेंडेंसी है, देखो आज के टाइम पे, आज से पहले भी ऐसा था कि अपन लोग क्या करते हैं कि हमारी जो मतलब भारत के जो लोग हैं, भारत में यहाँ के लोगों के मतलब मानव संसाधन इतना हो गया है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इतनी हो गई कि यहाँ के जो संसाधन है बाकी वो बहुत कम पड़ गए उसकी तुलना में। तो यहाँ के लोगों की ज़रूरतें पूरा करने के लिए सरकार को इम्पोर्ट करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। तो भारत सरकार जो है वो निर्यात तो कर रही है बहुत कम और बाहर से आयात कर रही है ज़्यादा। तो भारत सरकार को जो बाहर से लेना पड़ रहा है, तो
वो एक इसका आर्थिक इकोनॉमिक प्लानिंग का आर्थिक नियोजन का एक उद्देश्य यह है कि हम बाहर से आयात कम करें और बाहर जो है बेचे ज़्यादा, निर्यात ज़्यादा करें, ताकि हमारी ज़रूरतें पूरी यहाँ पे आत्मनिर्भर बन के हम हमारी ज़रूरतें पूरी करें, उसके साथ में ही हम बाहर जो है सप्लाई ज़्यादा करें, ताकि हम बहुत जल्दी रैपिडली इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाएँ। तो एक उद्देश्य ये हो गया। अब आप ये देखो कि जब भारत आर्थिक वृद्धि करेगा, जब गरीबी उन्मूलन होगा, रोजगार सर्जन होगा, तो इससे क्या होगा, जब रोजगार सर्जन के तहत में भाई आप लोगों को रोजगार दे रहे हो, फिर उसके बाद में जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर आ रहे हैं, तो ये मान लो कि ये अमीर व्यक्ति है और एक ये गरीब व्यक्ति है। जब आप आर्थिक नियोजन के तहत में गरीबी उन्मूलन करके और ये यहाँ पे जो लोग हैं इनका इकोनॉमिक ग्रोथ करके और यहाँ पे लेकर आ रहे हो इन लोगों को, तो ये देख रहे हो कि इन दोनों के बीच में जो खाई है, ये जो गैप है, एक असमानता जो है, इनइक्वालिटी जो है, वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। तो आर्थिक असमानता के ऊपर नियंत्रण होता है, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है वो कंट्रोल होती है। जो पांचवी चीज हो गई वह है आपके आर्थिक असमानता पर नियंत्रण स्थापित होता है किससे, आर्थिक नियोजन से। तो उसका जो पांचवा उद्देश्य होता है वो आर्थिक असमानता को नियंत्रित करना। वही एक अपन ये करेंगे, भाई रोजगार सर्जन करेंगे, गरीबी उन्मूलन करेंगे, जिससे क्या होगा, आर्थिक असमानता के ऊपर नियंत्रण स्थापित होगा। तो एक उद्देश्य ये हो गया। और जो छठवां उद्देश्य है, जो 6 नंबर पे है, कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो है कि उसका जो एक फोकस ये भी रहता है भाई, अपने आपने ये देखा होगा कि जो जितने भी देश हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो अमेरिकन कंट्रीज हैं, वो इसलिए ज़्यादा डेवलप हो रही हैं कि वहाँ मॉडर्नाइजेशन, जो डिजिटलाइजेशन ज़्यादा आया। और जब कोई भी देश आज के दौर में जब तक मॉडर्न नहीं होता है या डिजिटल नहीं होता है, तब तक उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज़ी से नहीं हो पाती है। और मैं तो कहता हूँ कि इतनी सुस्त वही कछुए वाली चाल से उसकी आर्थिक वृद्धि चलती है। तो सरकार जो है उसका एक उद्देश्य है आर्थिक नियोजन का, कि आधुनिकीकरण हो, मॉडर्नाइजेशन आए, आधुनिकीकरण हो। जैसे कि 2014 में पहली बार जब एनडीए गवर्नमेंट चुन करके आई अभी, उसके बाद में उनका जो मैं ये मानता हूँ कि बाकी सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन उन्होंने सबसे जो मुख्य काम जो किया है वो डिजिटलाइजेशन के ऊपर बहुत फोकस किया है, बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छा खासा। जैसे सबसे पहले भारत में डिजिटलाइजेशन के ऊपर अगर फोकस किया गया तो राजीव गांधी जी की सरकार में किया गया। और राजीव गांधी जी जो है उनको तो यहाँ पे मतलब ये मान लो कि कंप्यूटर की जो मतलब जन जन तक कंप्यूटर पहुंचाने की शुरुआत है वो राजीव गांधी जी ने शुरू कर दी थी। लेकिन 2014 के बाद में जो डिजिटलाइजेशन का जो क्रेज आया आपके बैंकिंग सिस्टम में, मतलब आपके ये फोन पे वगैरह ये सब कुछ मतलब बहुत अच्छे तरीके से चला है। तो आधुनिकीकरण मतलब एक इकोनॉमिक प्लानिंग में जब आपका ये होता है कि आधुनिकीकरण होता है, उसका एक मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आधुनिकीकरण होता है ताकि आर्थिक वृद्धि जो है वो तीव्रतर गति से हो पाए। तो अपन ने ये देखा कि आर्थिक नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या है। कई एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन होता है कि 4 आपको ऑप्शन दे देगा ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में कि ये 4 ऑप्शन है, इनमें आर्थिक नियोजन का उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो वैसे तो सिंपल होता है, आप अगर आप पढ़ के भी नहीं गए हो ना तो भी इसको एलिमिनेट कर पा सकते हो। लेकिन फिर भी एक बार आप इनको ध्यान में रखना कि ऐसे ऐसे एक साइकिल चलती है कि आर्थिक वृद्धि होती है। आर्थिक वृद्धि कब होगी, जब आप रोजगार सृजन करोगे। रोजगार सृजन से क्या होगा, गरीबी उन्मूलन होगा। जब लोगों को रोजगार दोगे तो उससे लोग जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर आ पाएंगे, तो गरीबी उन्मूलन होगा, गरीबी हटेगी। और गरीबी हटेगी तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपन आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होने के लिए कर रहे हैं, कि हम जो है हमारी ज़रूरतें यहाँ से पूरी कर पाएँ, हम आयात कम करें और निर्यात ज़्यादा करें। और उसके अलावा आर्थिक असमानता, जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो कंट्रोल हो जाएगी। और आपका सबसे जो लास्ट चीज़ है वो आधुनिकीकरण, कि हम आधुनिक मतलब आधुनिक होने के लिए, मॉडर्नाइज होने के लिए जो है वो आर्थिक ये नियोजन जो आर्थिक नियोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो छठा उद्देश्य हो गया आपका आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। आई एम सॉरी। फिर उद्देश्य के बाद में जो अपन नेक्स्ट बात करते हैं वो है आपका आर्थिक नियोजन का महत्व क्या है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग जो है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, किस चीज़ के लिए उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कि अपन आर्थिक नियोजन करते हैं उससे होता क्या है। तो अब ये एक चीज़ देखना कि आर्थिक नियोजन जो है, आप अगर प्लानिंग कर रहे हो, आप कोई जैसे आप अपना टाइम टेबल बना रहे हो पढ़ाई का, तो उससे आपको इम्पोर्टेंस क्या मिलेगा। एक तो उसका सिग्निफिकेंस यह है कि आपको ऐसे ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि अपने को अब इस टाइम पे ये पढ़ना है, इस टाइम पे ये पढ़ना है आपको। और जब भी आप उठा के देखोगे कि हाँ भाई मुझे इंडियन इकोनॉमिक्स कब पढ़नी थी, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि हाँ इतने बजे से इतने बजे के शेड्यूल में मैंने इंडियन इकोनॉमिक्स का टाइम टेबल जो है वो टाइम टेबल में टाइम डाला था। तो आपको एक रिलायबल डाटा मिल जाएगा जिसके ऊपर आप विश्वास कर सको कि हाँ इस टाइम पे मुझे इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़नी है।
तो एक तो ये चीज़ होती है। तो वैसे ही क्या होता है कि जो आर्थिक नियोजन होता है तो उसमें आपको कई चीज़ें होती हैं, जैसे जीडीपी हो गई, जैसे बेरोजगारी दर हो गई, आपके जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट हो गई, आपकी गरीबी जो है वो भाई कितने गरीब लोग हैं। जब आर्थिक नियोजन कोई सरकार करती है तो वो गरीबी का डाटा पहले तैयार करती है कि हाँ इतने लोग गरीब हैं और हम ये इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे हैं, ये आर्थिक नियोजन कर रहे हैं, जिससे हमारा ये उद्देश्य है कि इन लोगों को, इतने लोगों को हम गरीबी रेखा से ऊपर ला पाएँ या गरीबी उन्मूलन कर पाएँ, लोगों को रोजगार दे पाएँ। तो कितने बेरोजगार लोगों को हम रोजगार दे पाएंगे। तो ये आर्थिक नियोजन जो है इससे हमें एक तो जो वास्तविक डाटा है, जो विश्वसनीय डाटा है, या आप ये कह सकते हो विश्वसनीय सांख्यिकी डाटा प्राप्त होता है जो रिलायबल होता है। तो पहला महत्व है वो है विश्वसनीय डाटा प्राप्त होता है, कि एक ऐसा डाटा कलेक्ट होता है आर्थिक नियोजन के तहत में, इकोनॉमिक प्लानिंग के तहत में, जिसके ऊपर अपन विश्वास कर सकते हैं कि भाई हाँ ये गरीबी इतनी है, ये बेरोजगारी का इतना डाटा है। तो एक डाटा जो है वो आपको प्राप्त होता है, वो किससे, इकोनॉमिक प्लानिंग के तहत में। दूसरी चीज़ है वो है कि आर्थिक जो नियोजन है उससे आपको एक उपयुक्त संस्थान जो है, आर्थिक संस्थान जो है उनकी स्थापना हो पाएगी। जैसे आर्थिक नियोजन के लिए भी भारत में वर्तमान में आर्थिक नियोजन कौन कर रहा है, नीति आयोग कर रहा है। इससे पहले योजना आयोग कर रहा था, तो योजना आयोग उसको खत्म करके नीति आयोग बनाया गया। तो नीति आयोग जो है वो नियोजन के ऊपर या प्लानिंग के ऊपर प्रॉपर तरीके से फोकस कर पाए, उसका मेन काम है प्लानिंग करना। तो ये कह सकते हैं कि एक जो प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस है प्लानिंग के लिए वो तैयार होते हैं। आर्थिक नियोजन का एक महत्व ये भी है कि जब इकोनॉमिक प्लानिंग का, तो उपयुक्त आर्थिक संस्थान स्थापित हो पाते हैं, या तो विश्वसनीय डाटा, उपयुक्त आर्थिक संस्थान। और तीसरा जो महत्व है, जो इंपोर्टेंस है आर्थिक नियोजन का, इकोनॉमिक प्लानिंग का, वो है कि आर्थिक नियोजन के तहत में आप अपने लक्ष्य और प्राथमिकताओं का निर्धारण कर पाते हो। लक्ष्य है तो वो कैसे कर पाओगे कि आप अगर अपना टाइम टेबल बना रहे हो, उस टाइम टेबल में आप ये एक तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट डालोगे जो सब्जेक्ट आपके बहुत कमज़ोर हैं, बहुत वीक हो आप जिन सब्जेक्ट में, और सबसे कम टाइम उन सब्जेक्ट को दोगे जो सब्जेक्ट जो है आपके बहुत अच्छे हैं। जैसे मान लो किसी का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है तो वो मैथमेटिक्स को घंटे भर देगा, जिसका इंडियन इकोनॉमिक्स मान लो कि बहुत कमज़ोर है तो इंडियन इकोनॉमिक्स को जो है वो 3 या 4 घंटे देगा। तो इससे क्या है कि अपन जब प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग के तहत में अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं कि या जो डिटरमाइन कर लेते हैं, निर्धारण कर लेते हैं कि हाँ ये मेरी प्राथमिकता में जो है वो ये चीज़ होगी। तो सरकार भी आर्थिक नियोजन के तहत में अपनी प्राथमिकताएं, लक्ष्य जो है उनका निर्धारण कर लेती है। जैसे कि सरकार को शिक्षा के ऊपर इतना खर्च करना है, स्वास्थ्य पे इतना खर्च करना है, या फिर कृषि के क्षेत्र में इतना खर्च करना है, उद्योगों को जो है वो कृषि का इतना लक्ष्य रखा गया है, उद्योगों का ये लक्ष्य रखा गया है। तो उन सब का निर्धारण जो है सरकार आर्थिक नियोजन के तहत ही कर पाती है। जो एक जो चीज़ है आपके आर्थिक नियोजन में, वो है कि पहला हो गया आपके विश्वसनीय डेटा, दूसरा उपयुक्त आर्थिक संस्थान तैयार होते हैं, लक्ष्य और प्राथमिकताओं का निर्धारण होता है आर्थिक नियोजन के तहत में, और आर्थिक नियोजन जो है उसी से आपके मजबूत और स्थिर सरकार का अस्तित्व बना रहता है। मजबूत और स्थिरता बनी रहती है किसमें, सरकार में, या स्थिरता, स्थायित्व बना रहता है। तो जब कोई सरकार जो है आर्थिक नियोजन के तहत में जो सरकारें काम करती हैं, जैसे आपने ये देखा होगा कि जो सरकार आर्थिक नियोजन जहाँ जिन देशों में नहीं होता है, जैसे कि अभी आपने हाल ही में करंट अफेयर में कुछ मुद्दे देखे होंगे, जैसे कि आपका श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, वहाँ पे बहुत जल्दी तख्ता पलट हो गया। क्यों हो गया कि वहाँ की जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, आर्थिक नियोजन, वो बेहतर तरीके से नहीं हो पाया। तो किसी भी देश का जब आर्थिक नियोजन बहुत पूर्ण रूप से बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है तो वहाँ की सरकारों जो है वो स्थायित्व, वहाँ की सरकारों का स्थायित्व नहीं रहता है, स्टेबिलिटी नहीं रहती है वहाँ की गवर्नमेंट्स में। तो किसी भी देश की सरकार जो है वो अगर स्टेबिलिटी रखनी है उसमें, तो वहाँ वो प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है कि आप जो है बहुत एक प्लानिंग के तहत में और बहुत शेड्यूल वाइज जो है वो काम कर सको। तभी आप जो क्या कर पाओगे कि वो जो सरकार है वो मजबूत और स्थिरता जो है वो तभी हासिल कर पाएगी जब उसका उसमें वो होगा, एक अच्छी आर्थिक नियोजन जो है, अच्छे इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो तैयार करेगी वो सरकार। और इसके अलावा इसमें यह होता है कि जो पांचवा जो पॉइंट है आपका, वो है कि आप उचित संतुलन का रखरखाव कर पाते हो, एक बैलेंस जो है, उचित
उचित संतुलन, जो पांचवा पॉइंट आपका वो है उचित संतुलन का रखरखाव, कि एक प्रॉपर बैलेंस, आर्थिक नियोजन जब रहता है तो एक प्रॉपर बैलेंस बना रहता है, उसका मेंटेनेंस रहता है। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि आप जब प्लानिंग के तहत में चलते हो, आप एक डेली लाइफ का प्लान, वो एक एग्जांपल हो, उसके बाद में इस पे चलेंगे। जब आप प्लानिंग के तहत, आप मान लो कहीं रूम रेंट लेके रह रहे हो, कहीं आप पीजी में रह रहे हो, जब आप एक प्लानिंग के तहत में चलते हो तो आपको ये पता होता है कि भाई हाँ, इतनी घर से इतने पैसे आए, ये मान लो कि आप इनकम आए हो कि घर से इस बार 10,000 रुपये आए, तो इतने हज़ार रुपये आपको लैंडलॉर्ड को देने हैं, इतने हज़ार रुपये आपको दूध वाले को देने हैं, इतने ग्रोसरी में खर्च करने हैं, इतने बुक्स लेके आनी है। तो ये एक प्लानिंग के तहत में चलते हो तो आपका बैलेंस रहता है कि इनकम और जो एक्सपेंडिचर है आपके, जो आय और जो खर्चे हैं, उनमें एक संतुलन बना रहता है। लेकिन जब आपने क्या किया कि कोई प्लान ही नहीं है आपका, हाँ भाई रैंडमली अपन खर्च कर रहे हैं, तो आपने क्या किया कि हाँ इतने पैसे अपन ने खाने में खर्च कर दिए, इतने कहीं बाहर घूमने गए उसमें खर्च कर दिए, और लास्ट में घर वालों ने 1 तारीख को पैसे भेजे थे, 15 तारीख तक आते आते कंगाल हो गए, दोस्तों के पास फोन कर रहे हैं कि भाई पैसे डालना, फोन पे करना, ये करना वो करना। तो उससे क्या होता है कि जो आपका जब प्लानिंग नहीं होती है तो आपका संतुलन बिगड़ जाता है, कि आपके आय और जो खर्चे हैं उन दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है, खर्चे तो हो जाते हैं ज़्यादा और आय रहती है आपकी कम। तो वैसे ही आर्थिक नियोजन के तहत में एक उचित बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस जो है बना रहता है। सरकार क्या करती है कि जिस हिसाब से उसका रेवेन्यू जो है और जो कैपिटल जो रिसिप्ट्स होती हैं, जो आय होती है वहाँ से, उतने ही उस हिसाब से ही वो खर्चे करती है सरकार। उसको ध्यान होता है कि हाँ भाई इतने हमारे आय हो रही है और इस हिसाब से खर्चे करने, तो एक संतुलन जो है वो प्लानिंग के तहत बना करके रखती है। तो अपन ने ये देखा कि आर्थिक नियोजन के इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है, कि विश्वसनीय डेटा, उपयुक्त आर्थिक संगठन, लक्ष्य और प्राथमिकताओं का निर्धारण, मजबूत और स्थिरता सरकार में, और उचित संतुलन का रखरखाव। उसके बाद में नेक्स्ट अपन चलते हैं कि आपके आर्थिक नियोजन जो है इसके लिए संस्थागत ढांचा क्या है भारत में। अभी तक अपन ने ये पढ़ लिया कि आर्थिक नियोजन का मीनिंग क्या है, उसके बाद में उसके आर्थिक नियोजन के स्तर, उसके बाद में आर्थिक नियोजन के प्रकार, और बाद में भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास, और उसके बाद में पढ़ा आर्थिक नियोजन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। उसके बाद में सिग्निफिकेंस पढ़ा इकोनॉमिक प्लानिंग का, यानी महत्व पढ़ा। और अभी अपन पढ़ते हैं भारत में आर्थिक नियोजन के लिए संस्थागत ढांचा क्या है, वे कौन सी संस्थाएं हैं भारत में जो आर्थिक नियोजन करती हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग का काम करती हैं। तो भारत में बेसिकली देखो 3 संस्थाएं, या अभी ऐसे कह सकते हो कि 2 संस्थाएं। एक तो है आपका योजना आयोग था, योजना आयोग इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए, और दूसरा है आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। अभी हाल ही में क्या है कि योजना आयोग जो है इसको खत्म करके और नीति आयोग बना दिया गया है, नीति आयोग। तो सबसे पहले अपनी योजना आयोग देखेंगे, उसके बाद में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, उसके बाद में अपन देखेंगे नीति आयोग के बारे में। तो चलो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि योजना आयोग जो है उसकी स्थापना कब हुई, उसका मुख्य कार्य क्या था, ये सब देख लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट है आपका वो है योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। आपको पता हो तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अब आप ये कहोगे थोड़ी देर पहले कब, तो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे नहीं पढ़ा था, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, 10-20 मिनट पहले, कि फिक्की प्रस्ताव के टाइम पे, फिक्की प्रपोजल जो था उसमें, फिक्की प्रपोजल में, फिक्की प्रस्ताव में ये सिफारिश की गई थी कि राष्ट्रीय योजना आयोग जो है उसके गठन की सिफारिश की गई थी। लेकिन योजना आयोग जब भारत आज़ाद हुआ तो मार्च 1950 में, वैसे फिर आप इतना ध्यान रखना, मार्च का 15 मार्च को हुआ था, मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया, प्लानिंग कमीशन बनाया गया आपके मार्च 1950 में। और ये जो योजना आयोग था जो मार्च 1950 में गठित किया गया, इस योजना आयोग का मुख्य कार्य था पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना। देखो क्या था कि अपन ने ये सारा का पूरा सिस्टम लिया है रूस से, यूएसएसआर से। आपको मैंने पहले भी बता दिया इस लेक्चर में कि वहाँ पे जोसेफ स्टालिन था 1928 में, 1928 में, जिसने क्या किया था कि सबसे पहले ये पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी। तो जो योजना आयोग था इसका मुख्य कार्य क्या था, इसका मुख्य कार्य था पंचवर्षीय योजनाएं लागू करना। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ कि मार्च 1950 में जब अपन ने गठन किया किसका, योजना आयोग का, सॉरी मैं डायरेक्ट मुख्य कार्य पे चला गया, माफ करना। अगर एक बार अब वापस अपन डिस्कस कर लेते हैं कि मार्च 1950 में जो है
कि योजना आयोग का जब गठन किया गया तो वो कैसे किया गया था, कि क्या संविधान में इसका उल्लेख है योजना आयोग का? नहीं, कहीं पे भी योजना आयोग का संविधान में उल्लेख नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि ये एक असंवैधानिक संस्था है, यानी संवैधानिक नहीं है। योजना आयोग क्या नहीं है? संवैधानिक नहीं है। दूसरी बात, क्या विधायिका में यानी संसद में क्या एक बिल ला करके, प्रस्ताव ला करके इसकी स्थापना की गई है? जैसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, वैसे इसकी स्थापना की गई? नहीं। इसका मतलब ये एक वैधानिक संस्था भी नहीं है। संवैधानिक वो होती है जिसका संविधान में उल्लेख होता है, वैधानिक वो होती है कि विधायिका में यानी संसद में प्रस्ताव ला करके जिस संस्था का गठन किया जाता है तो वो वैधानिक संस्था है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वैधानिक संस्था भी नहीं है आपका ये योजना आयोग, वैधानिक संस्था भी नहीं था। तो फिर इसकी स्थापना या गठन कैसे किया गया था? देखो कि अपने सांसद चुन करके भेजते हैं सरकार में, विधायिका में जो लोग बैठते हैं, ठीक है। अब विधायिका में कुछ जो लोग होते हैं, जो मेजोरिटी वाली जो पार्टी होती है उसकी जो सरकार बनती है, तो जो लोग सरकार में होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो एक उसको मंत्रिपरिषद कहते हैं, और मंत्रिपरिषद का मुख्य प्रधानमंत्री होता है। उस मंत्रिपरिषद में भी कुछ मुख्यमंत्री होते हैं, मतलब मुख्यमंत्री का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, मुख्यमंत्री मतलब कुछ कैबिनेट मंत्री होते हैं जो मुख्य डिसीजन लिया करते हैं। जो सबसे ऊपर जिनके पद होता है वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है पूरी मंत्रिपरिषद में। तो वो जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो जो मुख्य निर्णय है वही लिया करते हैं। तो कैबिनेट जो था, उस कैबिनेट मंत्रियों के प्रस्ताव के द्वारा इसका गठन किया गया था। तो ये कह सकते हैं कि कैबिनेट प्रस्ताव के द्वारा इसका गठन किया गया था मार्च 1950 में। फिर इसका मुख्य कार्य अपन ने देख ही लिया कि पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना, पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना। तो इसका मुख्य कार्य क्या हो गया? मुख्य कार्य हो गया पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना। उसके बाद में योजना आयोग जो है उसका समापन कब किया गया, इसका अंत कब कर दिया गया, इसको समाप्त कब कर दिया गया? तो योजना आयोग जो है इसको अगस्त 2014 में समाप्त कर दिया गया। देखो, जब एनडीए गवर्नमेंट या मोदी सरकार जब पहली बार चुन करके आई थी, तो मोदी जी ने ये पहले कहीं ना कहीं निर्णय बैठा रखा था, या उनके दिमाग में पता नहीं क्या, मतलब उनको क्या चिढ़ थी या कुछ भी था कि योजना आयोग को आते ही खत्म करना है। वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, उन्होंने आके इसकी जगह सेम वो है कि वही, मुझे लगता नहीं कि कुछ खास फर्क है नीति आयोग और योजना आयोग में। बस वो पंचवर्षीय योजनाएं आजकल के बंद हो गई हैं जो योजना आयोग तैयार करता था, तो नीति आयोग बना दिया। तो अगस्त 2014 में इसको समाप्त कर दिया गया प्रथम एनडीए गवर्नमेंट में। तो योजना आयोग जो है इसका गठन किया गया मार्च 1950 में, अगस्त 2014 में इसका समापन कर दिया गया। उसके बाद में योजना आयोग जो है इसका मुख्य कार्य अपन ने देख लिया, पंचवर्षीय योजना तैयार करना। इसका जो संरचना है, वैसे तो यहाँ से क्वेश्चन कम बनता है, नीति आयोग की संरचना ही योजना आयोग की संरचना है, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं। इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे, तो पदेन अध्यक्ष हुआ करते थे इसके, और वो होते थे प्रधानमंत्री। पदेन का मतलब क्या होता है कि अगर आप एक पद पे हो तो दूसरे पद पे ऑटोमेटिकली जो है वो स्थापित हो जाते हो। जैसे कि आपने पढ़ा होगा भारतीय संविधान के अंदर कि अनुच्छेद 64 के तहत में जो उपराष्ट्रपति हैं वो संसद के उसके राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष, यानी जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पे आसीन है वो ऑटोमेटिकली ही राज्यसभा का सदस्य, वो अध्यक्ष हो जाता है। वैसे ही अगर जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर आसीन है वो ऑटोमेटिकली, यानी वो पदेन अध्यक्ष हो गया किसका? योजना आयोग का आपका। तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हो गए प्रधानमंत्री। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? योजना आयोग के प्रथम, प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा मैं, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष हुए आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष। और योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन हुए? तो नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष हुए। उसके बाद में उपाध्यक्ष, योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष थे उनको कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा प्राप्त था। उनके जो उपाध्यक्ष जो थे उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था। कैबिनेट मंत्री हुआ नहीं करते थे कि जो व्यक्ति योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता था, प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता योजना आयोग का उपाध्यक्ष, और वो व्यक्ति उसको कैबिनेट मंत्री को जो जितनी भी सुख सुविधाएं, जितने भी वेतन भत्ते मिलते थे वो सारे के सारे योजना आयोग के उपाध्यक्ष को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि कैबिनेट मंत्री को योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं, किसी भी व्यक्ति को, किसी जो ब्यूरोक्रेट था उसको बनाया जाता था उपाध्यक्ष से, और वो क्या होता था? कैबिनेट मंत्री का दर्जा। जो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा जो थे
वो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बनाए गए। और योजना आयोग के जो अंतिम उपाध्यक्ष थे आपके, वो थे मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। मोन्टेक सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। तो अपन ने अभी तक योजना आयोग का एक बहुत अच्छे से पढ़ लिया है कि जितना आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहीं से बनेंगे। मुझे लगता नहीं कि योजना आयोग में डेप्थ जाएगा, क्योंकि जब योजना आयोग समाप्त ही कर दिया गया है तो वहाँ से क्वेश्चन बनने की या मान लो कि कोई रेलेवेंस बनता है नहीं। फिर भी अपन ने ये देख लिया यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इस स्लाइड में से, और तो कोई उम्मीद लगती नहीं मुझे कि मार्च 1950 में कैबिनेट के प्रस्ताव के द्वारा गठन हुआ। इसका मतलब ना तो ये संवैधानिक है और ना ही ये वैधानिक आयोग है। उसके अलावा इसका मुख्य कार्य है पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना। मैंने एक जगह बोल दिया है कि पंचवर्षीय, इसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करना, सॉरी माफ करना, वो गलती से लिखा गया था। तो पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना जो है इसका मुख्य कार्य है। उसके बाद में अपन ने देखा कि इसको समाप्त कब किया गया, अगस्त 2014 में। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। और इसके जो उपाध्यक्ष हैं, तो प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे और अंतिम उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह अहलूवालिया थे। उसके बाद में अपन बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद की, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी की। राष्ट्रीय विकास परिषद तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में आता है कि भाई राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना हुई थी आपके 6 अगस्त 2014 को, सॉरी 6 अगस्त 1952। अभी आपके एक एग्जाम था यूपीपीसीएस का। यूपीपीसीएस के एग्जाम में अभी हाल ही में तो नहीं था, काफी पहले का एग्जाम है यूपीपीसीएस का। उसमें पूछा गया था कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। उसमें दो डेट बिल्कुल पास थी, 6 अगस्त 1952 और 16 अगस्त 1952। 10 दिन का डिफरेंस था। तो ये डेट ध्यान रखना, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुई। और इसकी जो पहली बैठक हुई, इसकी आप बैठक देख लेते हैं। इसकी जो बैठक है वो प्रथम बैठक हुई, वो हुई आपके नवंबर 1952 में। अगस्त 1952 में इसकी स्थापना हुई, नवंबर 1952 में इसकी पहली बैठक हुई। और इसकी जो अंतिम बैठक हुई वो आपके दिसंबर 2012 में, 57वीं बैठक, 57th। अभी आप ये देख रहे हो कि 2023 चल रहा है, अभी तक राष्ट्रीय विकास परिषद की कोई बैठक नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि मोदी जी इसमें कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। जब और एक बात ये भी है कि भाई पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं उसको, इसका जो मुख्य कार्य जो था, देखो इसका मुख्य कार्य क्या था, पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं उनको अनुमोदन देना। पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदन देना। देखो पंचवर्षीय योजनाएं तैयार कौन कर रहा है, आपका योजना आयोग। पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदन कौन दे रहा है, अप्रूवल कौन दे रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो 2012 में इसकी जो 57वीं बैठक हुई थी, अंतिम बैठक, उसके बाद में अभी तक हाल ही में कोई बैठक नहीं हुई है। इसका मतलब ये हो गया 11 साल में अगर कोई बैठक ना होने का कारण है कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो अभी मरणासन अवस्था में है, और वो ऐसे मान लो कि हाँ अपन चलने वाले हैं। तो कभी भी इसको डिसमिस किया जा सकता है। जैसे कि योजना आयोग को डिसमिस कर दिया गया, उसकी जगह नीति आयोग, वैसे राष्ट्रीय विकास परिषद को कभी भी डिसमिस किया जा सकता है। उसका एक कारण, अभी तक बैठक ना होने का एक मुख्य कारण ये भी है कि जब उसका काम था पंचवर्षीय योजनाओं, जो 5 ईयर प्लान थे, उनको अप्रूवल देना, जब पंचवर्षीय योजनाएं तैयार ही नहीं हो रही है तो वो अप्रूवल किसको देगा, इसलिए भी। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज थी, आप ये देखोगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो था, इसकी बहुत खास बात ये थी कि इसको सहकारी संघवाद का सर्वोत्तम उदाहरण माना जा सकता है। सहकारी संघवाद का बहुत सर्वोत्तम उदाहरण माना जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद थी, इसका जो संरचना थी वो इस प्रकार थी कि इसमें जब पंचवर्षीय योजनाएं जो उनको अप्रूवल देने का बारी आती थी, तो इसमें कौन कौन बैठते थे, भाई प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते थे। उसके साथ में ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, जितने भी जो आपके यूटी हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभा है, वहाँ जहाँ
वहाँ के मुख्यमंत्री, और जिन यूटी में विधानसभा नहीं है वहाँ के प्रशासक या मान लो एलजी हो गए, तो ये लोग जब बैठते थे सारे मिलकर के अप्रूवल देने का काम करते हैं। इसका मतलब एक जो संघीय व्यवस्था है, भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको मजबूत करने का ये कोऑपरेटिव सहकारी का मतलब जो साथ में आकर के और साथ में मिलकर के भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने का ये काम कर रहे थे। तो राष्ट्रीय विकास परिषद कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हो कि भारत के जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें सहकारी संघवाद का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको राष्ट्रीय विकास परिषद के रूप में देखने को मिलता है। तो हाँ, ये जरूर है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अभी तक कोई बैठक ना होने से एक नुकसान ये भी हुआ है कि भारत में जो केंद्र और जो राज्य के बीच में जो सरकारें हैं उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। मतलब केंद्र में अगर किसी अलग पार्टी की और राज्य में किसी अलग दल की सरकार है, जैसे कि मान लो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में अगर मान लो कि किसी राज्य में अगर कांग्रेस की सरकार है, तो उन दोनों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता। जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर कोई बैठक भी नहीं हुई है, उसका एक कारण ये भी है। तो भाई प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक, तो इसका नुकसान है एक तरीके से राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक ना होने का। तो ये अपन ने पूरा का पूरा एक ढांचा अभी तक देख लिया कि राष्ट्रीय विकास परिषद तक अपन ने देखा। उसके बाद में अब जो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे वो है पंचवर्षीय योजनाएं, और उसके बाद में है नीति आयोग। तो पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ लेंगे, अभी 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उनको अपन देख लेंगे अच्छे से, और उसके बाद में नीति आयोग पढ़ लेंगे। ये वो आधे पौने घंटे की एक लेक्चर और रिकॉर्ड होगा, उसमें मैं ये कर दूंगा। और आपने इसको पूरे लेक्चर को इतने इत्मीनान और धैर्य से देखा है, मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि अगर मैंने कहीं कोई कमी की है मेरी तरफ से, तो उसका जो है आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे मेरी कमी के बारे में बताना। अगर कुछ अच्छा करने का प्रयास किया है तो उसके बारे में बताना। लेकिन और आपके जो दोस्त वगैरह हैं उनके साथ में इसको शेयर करना, तो ताकि जो जूनियर अकाउंटेंट वगैरह जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आर्थिक नियोजन जो है उसमें यूजफुल हो सके ये। और इसके जो नोट्स हैं पूरे के पूरे लेक्चर के, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो अपन डिस्क्रिप्शन में इसमें आपको मिल जाएगा, अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। और तो नोट्स की आप टेंशन मत लेना कि नोट्स कैसे लिखना है, क्या आप वहाँ से डाउनलोड करना है, लिख लेना। यहाँ पे साथ साथ लिखने की जरूरत है नहीं, बस आप समझने की कोशिश करना। और चलो ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।